हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कराते होंगे। आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग पाकिस्तान के नाम, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि वाई आई लीव पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान क्यों छोड़ रहा हूँ, उसकी क्या वजह है। मैं पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था, और ना मेरा ज़हन था, और ना मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी ख्वाहिश होती है शुरू से कि यार हम मतलब बाहर की तरफ जो है मूव कर जाएं। मैं मतलब हर हर बंदे का अपना ज़हन होता है, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई वो चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाके जो है अपना काम स्टार्ट कर लें। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, ना मेरा ऐसा कुछ ज़हन था। और चूँकि मैं अपना काम भी पाकिस्तान में कर रहा था और मुझे अच्छी रोज़ी कमा रहा था, तो मेरा इस हवाले से भी बिल्कुल कोई माइंड नहीं था कि मैं जो है किसी और मुल्क की तरफ जाऊँ या सोचूँ भी। तो ऐसी क्या मजबूरी बनी कि मुझे पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। एक ऐसी मजबूरी कि जिसके बाद मैं बिल्कुल मजबूर और लाचार हो गया पाकिस्तान को छोड़ने के लिए। कुछ वजह, हमारे पाकिस्तानी भाई जो दूसरों की टांगें खींचते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा हो या तरक्की कर रहा हो तो टांगें खींचना, धोखा देना, फ्रॉड करना। और फिर हमारे मुल्क के इदारे, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क का हर इदारा ही करप्ट है। कोई इदारा ऐसा नहीं कि जो करप्ट ना हो। पाकिस्तान के बारे में बात करूं तो पाकिस्तान एक मुल्क का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक हसीन खूबसूरत जगहों का नाम, रवायती सकाफ़ती इलाकों का, रवायती खानों का, मज़ेदार लजीज़ खानों का नाम है। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है कि मैं ये समझता हूँ कि जो उस मुल्क में पैदा हो, वहाँ पर तालीम हासिल करे और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे, तो वो बाहर के मुल्कों में जाके शायद कुछ टाइम के लिए बाहर के मुल्कों की जो आर्टिफिशियल अट्रैक्शन है वो उसको कुछ टाइम के लिए अपनी तरफ माइल कर ले। लेकिन कुछ टाइम के बाद अपना मुल्क, अपनी गलियाँ याद आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। खैर, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपसे इस टाइम जब मुखातिब हूँ तो मैं अभी भी अपने जो है पाकिस्तान के हवाले से मैं दिली तौर पे इंतहाई अफसरदा हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि पत्नी ज़िंदगी ने किस मोड़ पर लाकर जो है खड़ा कर दिया और मैं पाकिस्तान को छोड़ के बाहर आ गया। खैर, आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सबक चाहिए आपका। शायद ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल भी हो, शायद नहीं बल्कि हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हैं या आप पाकिस्तान बाहर के मुल्क रहते हैं और आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बातें आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है। जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ कभी भी ना हो। आप ऐसा आप इन बातों का एहतियात करें और कभी भी ऐसे मामलात में ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं, ताकि आप एक महफूज सिक्योर लाइफ पाकिस्तान में गुजार सकें। आपको लेके चलता हूँ 15-16 साल पहले। मैं 16 साल का था तो मैंने अपना हिफ्ज़ कंप्लीट किया और साथ 8वीं क्लास पास की हिफ्ज़ के साथ साथ। उसके बाद मैंने मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए प्राइवेट तैयारी स्टार्ट की। चूँकि मेरे सर पे मेरे वालिद साहब नहीं थे, तो घर की ज़िम्मेदारी थी, मैं बड़ा बेटा था, तो घर मैंने मैंने काम कारोबार का सोचा और आगाज़ किया। तो जैसे हम घर में चाय पीते हैं तो उसमें जो ब्लैक टी इस्तेमाल होती है, मैंने उस ब्लैक टी का बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस ऐसे स्टार्ट किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया। बाज़ार से एक चाय की बोरी जो है वो ख़रीद कर लाया और घर में लाकर उसको जो है ना ख़ुद पैकिंग स्टार्ट की। मतलब पाव का पैकेट बनाना शुरू किया, हाफ़ केजी का, 1 केजी का पैकेट बनाना शुरू किया। पैकेट इसी तरह मतलब जो है इनकी पैकेजिंग तैयार करके बाइक पे लोड करता और लोड करके सरगोदा के, क्योंकि मैं सरगोदा में रहता था, तो वहाँ के जो है ना सराउंडिंग एरियाज़ में दुकानों पर, होटलों पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोदा के आसपास के इलाकों में गांव देहात बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी सप्लाई स्टार्ट की। वहाँ पर ये एक मुझे एडवांटेज मिला कि उस इलाके में, जैसा कि सरगोदा जो है वो सिट्रस किंग है,
वहाँ पर जो है किन्नू की पैदावार बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट होता है बाहर के मुल्कों में। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं और उनमें बहुत बड़े लेवल पे जो है लेबर काम करती है। तो लेबर आपको पता है जो है चाय ज़रूर पीती है, और ये जो किन्नू का सीज़न होता है ये होता भी जो है विंटर में है, तो इसमें विंटर में फिर चाय की जो है वो लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे ये एडवांटेज मिला, मैंने उन पर भी चाय सप्लाई स्टार्ट की और मेरा काम काफ़ी अच्छा सेट हो गया। तो जब काम सेट हुआ तो घर के कुछ अखराजात भी मैंने उठाना शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने शहर में एक दुकान खोली, ताकि मैं कहा कि अपने काम को ज़रा अच्छे तरीके से मैं आगे जो है ना वो लेके जा सकूँ। क्योंकि पहले बाइक पे सप्लाई करता था, फिर एक दुकान रेंट पे लेकर वहाँ खोल ली। दुकान पर भी काम अल्लाह पाक ने जो है ना वो इतना एक चला दिया कि दुकान के अखराजात भी निकलना शुरू हो गए। बस पाकिस्तान में हमारे एक ऐसी मतलब मेंटालिटी लोगों के अंदर पाई जाती है कि किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तो उसको कामयाब नहीं होने देते, टाँगे खींचते हैं। तो हमारे साथ जो हमसाए थे दुकानदार, वो मतलब वो भी इसी तरह लड़के थे, लेकिन हम मेरे से बड़ी एज के थे। उन्होंने देखा कि छोटी एज के लड़के हैं, तो मतलब हम इनको जो है ना मिसगाइड कर सकते हैं, इनको मतलब जो है तंग कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके पास जो है वो करियाना की शॉप थी, तो उनके पास जितने भी जो आइटम होते थे, मतलब दालें, चावल, चीनी, घी के जो तोड़े होते हैं, तो वो हमारी दुकान के फ्रंट पे लगा देते थे। अपनी दुकान के फ्रंट पे लगाने अपनी जो है ना जो बाकी एक्स्ट्रा सामान होता था वो हमारी दुकान के फ्रंट के सामने लगाते थे। तो उससे ये नुकसान होता था कि ग्राहक आके पूछता था, भाई ये दालें क्या रेट है, चावल चीनी क्या रेट है। तो हम कहते थे भाई ये हमारा सामान नहीं है, इस साथ वाली दुकान पे आप जाके पूछें। तो मतलब जो मेरा जो ग्राहक था वो ख़राब हो गया। वो मतलब ग्राहक आता ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं आती थी कि जो वो आके पूछता कि भाई चीज़ों का क्या रेट है, मैं कहता भाई ये मेरा सामान नहीं है, साथ वाली दुकान से जाके पूछें। उस साथ वाले दुकानदार को समझाना शुरू किया भाई कि आप हमारी दुकानदारी ना ख़राब करें, आप अपनी दुकान के सामने अपना सामान लगाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इधर ही सामान लगाएंगे। खैर एक दफ़ा मेरे मामू, क्योंकि उन दिनों होते थे कोयटा, तो वो आए हुए थे हमारे पास, तो वो भी मेरे साथ गए और उन्होंने उससे बात की। तो उन्होंने जब मामू चले गए तो उस बंदे ने मुझे आके, लड़के ने कहा कि अगर आइंदा के बाद तुम्हारे मामू बाज़ार में आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। तो फिर हम छोटे थे और लड़ाई झगड़े से मतलब बचते थे, क्योंकि सर पे कोई बड़ा था नहीं, वालिद साहब थे नहीं। तो मैंने जब देखा कि अब दुकान बिल्कुल उस तरह नहीं चल पा रही और खर्चे भी नहीं निकल रहे, तो मैंने उसको वाइंड अप कर दिया उस काम को। उसके बाद मैंने एक कंपनी में काम स्टार्ट किया। उस कंपनी में मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मेहनत की, और कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर भी काम रोज़गार का सिलसिला जो है चलता रहा। लेकिन एट द एंड 3 साढ़े 3 साल मेहनत करने के बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया और फिर मैं कराची चला गया। कराची जाकर मैंने इसी तरह एक हमारे अज़ीज़ हैं, उनके पास जो है ये काम स्टार्ट किया, इसी का, चाय की पत्ती का। वहाँ पर काम समझ में आ गया, सेटिंग वहाँ पर बन गई। जॉब पर गया था वहाँ, तो सैलरी थी, तो सैलरी से अपना घर चलाता था क्योंकि घर सरगोदा था और मैं कराची था। लेकिन जब ये काम जो है वहाँ पर सेट हुआ, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी, मतलब अब बेहतर है कि सरगोदा छोड़ के हम कराची शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेरी वालदा का ज़हन था कि हम मतलब सरगोदा में ही ठीक है। सरगोदा छोटा शहर है, कम खर्चे हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, हम वहाँ पे कैसे सर्वाइव जो है ना करेंगे। मैंने अपना जो है एक वहाँ पर रेंट पर घर भी ले लिया था, उसका मतलब बयाना भी दे दिया था। लेकिन जब वालदा ने कहा कि नहीं, हम लोग मतलब इस तरह कराची शिफ्ट नहीं हो सकते, तो मैंने वालदा ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। तो मैंने वो काम वाइंड अप किया और अपनी वालदा के कहने पर जो है मैंने वापस सरगोदा आ गया। सरगोदा आया तो मैं शायद 2-3 दिन ही घर पर गुजारे होंगे, तो मैं फिर लाहौर शिफ्ट हो गया। लाहौर चला गया काम के लिए, क्योंकि लाहौर सरगोदा से नज़दीक था। तो लाहौर गया, लाहौर मुझे एक जगह जॉब मिल गई। वहाँ तकरीबन 8 से 9 माह मैंने जॉब की। जब जॉब मिल गई तो फिर हमने लाहौर शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। तो सरगोदा को छोड़कर फिर हम आज से तकरीबन 7 साल पहले 2016 की बात है, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है, मैं 16 साल का था तो मैंने काम शुरू किया था, लाहौर शिफ्ट हुए तो तब 2016 था। तो 2016 में हम लाहौर शिफ्ट हुए और एक किराए पर मकान लिया, और उसके साथ मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की हुई थी। जॉब में जाता था जॉब पे, तो जॉब पे काफ़ी एफ़र्ट करता था। घर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर था, वहाँ जाके जाना और आना। 7-8 महीने जॉब की। उसके बाद एक थोड़ी-सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, घर के नज़दीक एक जगह जॉब मिल गई।
तो वो घर के नज़दीक थी, थोड़ी सैलरी भी 2-4 हज़ार ज़्यादा थी, तो वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी। 7-8 महीने, तकरीबन 1 साल के करीब वहाँ जॉब की। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि अब्दुल्ला भाई, आप अगर 8-10 लाख रुपया जमा कर लो, जमा करके लाहौर में बहुत काम है आजकल ऊबर का। तब ये नई ऊबर स्टार्ट हुई थी, जैसे अब लाहौर में ऊबर करीम चल रही है। तो उसने कहा कि आप इससे बड़े अच्छे मतलब अर्निंग कर सकते हो। अभी आपकी 20-22 हज़ार सैलरी है, तो मतलब उसमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो फिर मेरी अम्मी ने कुछ अपना ज़ेवर बेचा और कुछ पैसे इकट्ठे किए और करके, तो मैंने, मुझे आज भी याद है, 10,20,000 रुपये की गाड़ी ख़रीदी। और जिस शोरूम से ख़रीदी मुझे वो शोरूम भी याद है, बिलाल मोटर्स शोरूम है, ये मौलाना शौकत अली रोड पे। तो गाड़ी ख़रीदी और अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई। पहले लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस बनवाया, रजिस्टर करवाई, सारी मतलब जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी ऊबर की रिक्वायर्ड, वो कंप्लीट की और ऊबर स्टार्ट कर दी। तो ऊबर चलाने जब स्टार्ट की, तो उसके बाद मुझे अल्लाह ने रिज़्क़ मेरा ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। पहले 20-22 हज़ार कमाता था, ऊबर से 60,000, 70,000, 80,000 कमाना मामूली बात थी, क्योंकि उन दिनों ऊबर का काम बहुत ज़्यादा था। एक ऊबर ही थी, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं थी, और दूसरा है कि ऊबर फिर बोनस बड़े अच्छे देता था। तो बस दिन रात मेहनत करना, रात के 3-3 बजे तक गाड़ी चलाना और सुबह जल्दी निकल जाना, फिर जो है ना बीच में सिर्फ एक टाइम आके खाना खाना, फिर दोबारा जाना, निकल पड़ना। तो बड़ी मेहनत की उन दिनों। वो मतलब इतना काम होता था कि राइड पे राइड मिलती थी। खैर, ये तकरीबन मैंने 1.5-2 साल काम किया। उसके बाद एक मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, वो भी लाहौर रहते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा कि मतलब जो है ना, मैं ऊबर चलाता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। उन्होंने मुझे एक काम का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी चला रहे हो ऊबर पे, तो अगर आप ये गाड़ी बेच दो और बेच कर आप मार्केट से, इसी तरह ओलेक्स से लोग गाड़ियाँ बेचते हैं अपने घर की इस्तेमाल की गाड़ियाँ, तो वो मुनासिब रेट की मिल जाती हैं। तो आप गाड़ी ख़रीदोगे, गाड़ी ख़रीद कर आप जो है उसको थोड़ा बहुत जो उसमें रिपेयरिंग है करवा के, थोड़ा सा जो उसको मतलब साफ़ सुथरा करके, थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा करके, तो आप उसको ओलेक्स पे लगा देना, आपको गाड़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाया करेगी। तो क्योंकि मुझे बचपन से गाड़ियों का शौक़ बहुत था, और जो है अल्लाह से कहता भी था कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना, मतलब गाड़ियाँ पसंद थी, तो गाड़ियाँ मैं अल्लाह से मांगता था। तो फिर वो एक एक्साइटमेंट थी इस काम को करने की कि अरे गाड़ियों का काम है, चलो मतलब बंदा गाड़ी लेता है तो कोई ना कोई गाड़ी नई नई आती है, बंदा उसको चलाता है, बेच देगा। तो मुझे बस शौक़ भी था इस काम का। तो खैर वो बात उनकी मैंने पिक की, और मैंने वो गाड़ी जो है ना तकरीबन 2 साल, 1.5-2 साल ऊबर पे चलाने के बाद जब सेल की, तो मुझे आज भी याद है, वो गाड़ी 10,17,000 रुपये की सेल हुई। 10,20,000 रुपये की 2 साल पहले ली थी। तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ इस बात का कि यार देखो, 2 साल गाड़ी चलाई, लगी भी कई जगह से, नीचे से, आगे पीछे से, तो उसके बावजूद सिर्फ 3,000 रुपया कम पे गाड़ी सेल हो गई। तो मुझे पता नहीं था इस काम का, तो मैं इस काम का मैंने आगाज़ किया गाड़ियों का। मैंने पहली गाड़ी ज़िंदगी में एक जो है ओएलएक्स से देखी, एक टोयोटा विड्स थी, ख़रीदी और ख़रीद के लाया। तो बस मेरी वालदा का कुछ एक अपग्रेड होना था, तो उन्होंने अपग्रेड अपना कहा कि मैं लाहौर से नहीं करवाऊँगी, सरगोदा से कराऊँगी। वहाँ से जो है ना, वो ज़रा ज़िंदगी वहाँ गुज़री, टाइम गुज़रा, तो वो वहाँ से जो है ना करवाने में सैटिस्फाइड हो रहे जो है ना सैटिस्फाइड थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी ख़रीद कर लाया ही था। चेक करनी नहीं आती थी गाड़ी में, क्या चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करते हैं, एक्सीडेंट कैसे चेक करते हैं, कुछ नहीं पता था। बस ख़रीद ली, ख़रीद कर लेकर आया। तो वो गाड़ी जो है, मैंने जो है उसमें अपनी वालदा को बिठाया और सरगोदा ले गया। सरगोदा ले गया, वालदा एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, तो उनका ऑपरेट हुआ। तो उसी दौरान मैंने गाड़ी की तस्वीरें खींच कर, सरगोदा में ही था, तो मैंने ओलेक्स पे ऐड पोस्ट कर दिया। जैसे ही ऐड पोस्ट किया, एक एयर फोर्स के जो है वो हमारे ऑफिसर आए, उन्होंने गाड़ी छड़ी देखी, उनको पसंद आई। तो उन्होंने 2 घंटे बाद ही गाड़ी की अपने बंदे के साथ जो है ना पेमेंट भेजी, और गाड़ी सेल हो गई। और आप बिलीव करें कि गाड़ी जब सेल हुई, तो मुझे गाड़ी में से जो प्रॉफ़िट आया, वो 65,000 रुपया पहली गाड़ी से मुझे प्रॉफ़िट आया। तो मैं इतना खुश हुआ कि यार, मैं पहले ऊबर पे काम करके पूरा महीना दिन रात गाड़ी चला के मेहनत करके 60-65 हज़ार बचाता था। तो अभी एक गाड़ी से मुझे अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी रोज़ी दे दी, तो मेरा ज़हन बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड हुआ इस काम के ऊपर। और वही पता है, इनकम आती है तो इंसान का जो है ना मतलब जो पैशन है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो मैंने और मोटिवेट होके और पैशन से उधर ही सरगोदा में ही ऐड से गाड़ियाँ ढूँढना शुरू की। और ढूँढते-ढूँढते मुझे सरगोदा से 30-35 किलोमीटर दूर एक शहर है भलवाल, वहाँ पर एक गाड़ी मुझे जो है ना ऐड पे नज़र आई, सुजुकी वैगन आर। तो मैंने अपने कज़न से बाइक माँगा, बाइक पे
बलवाल चला गया, गाड़ी देखी। मैं आपको जैसे पहले बताया कि मुझे कुछ नहीं पता था कि गाड़ी कैसे चेक करते हैं, इसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, इंजन का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस देखी, अच्छी लगी, शौक था गाड़ी का कि नई गाड़ी है। मतलब पहले विट्स चलाई कि वैगन आर, तो उसको कहा भाई कि मुझे गाड़ी पसंद है आपसे, रेट की बात वहीं कर ली, भाई इतने में समझ में आती है, ठीक है। तो बस मुझे ये भी नहीं याद कि पत्नी मुझे उन दिनों में रेटों का कैसे आइडिया था, बस एक शायद अपने जहन से कि भाई इतने की दे दें। खैर वो गाड़ी पसंद आई उनको, मैंने कहा भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, तो आपको मैं बाइक पर आऊँ, आपको मेरे साथ साथ पीछे पीछे आना पड़ेगा सरगोदा, तो वहाँ आपको पेमेंट मिलेगी। तो वो बंदे 3-4 थे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा ठीक है, वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे आए गाड़ी लेके, और मैं बाइक पे था, तो सरगोदा आके फिर उनको मैंने बिठाया अपने जो है ना खाला के घर, और वहाँ उनको जो है मैंने की पेमेंट की गाड़ी की, और गाड़ी ख़रीद ली। तो मुझे आज भी याद है, जो मेरे खाला के बेटे हैं उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम कैसे गाड़ी खरीद रहे हो, घर बैठ के पेमेंट कर रहे हो, तुम्हें कुछ मतलब कैसे कोई 2 नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वक़्त गुज़रता गया और वो गाड़ी खरीदी, और उसी गाड़ी पे अपनी वालदा को वापस लाहौर लेकर आया, और लाहौर आके उस गाड़ी की बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि वो गाँव देहात में जो है ना गाड़ी शायद इस्तेमाल हुई थी, उसमें इतनी मिट्टी डस्ट थी, मैंने उसकी हर चीज़ खोल के उसको धोया, साफ़ सुथरा किया, एयर लगा दिया, और वो गाड़ी भी मेरी 30-35 हज़ार रुपये प्रॉफ़िट दे के सेल हो गई। तो ख़ैर बस ये सिलसिला फिर ऐसे शुरू हुआ, और मैं गाड़ियाँ ख़रीदता गया, बेचता गया, ख़रीदता गया, बेचता गया। इनकम ज़्यादा हो गई, थोड़ा लाइफ़स्टाइल, जब आपकी इनकम अच्छी होती है तो वही बात है, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, अखराजात बढ़ते गए। तो चूँकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, आपने मेरे चैनल पे ट्रैवलिंग कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखा है, तो ये इसी वजह से था कि कोई गाड़ियों का काम था, तो गाड़ियों के काम में बंदा बाउंड नहीं होता, गाड़ी ले ली, बेच दी, तो मतलब फिर मैं ट्रैवलिंग कंटेंट बनाता रहता था। वो मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, और अभी भी मुझे बेइंतहा शौक है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अपने मुल्क के खूबसूरत इलाके, अभी जैसे आजकल विंटर है, तो विंटर मुझे याद आ रहा है। तो विंटर में लास्ट विंटर में मैं जो है ना इन्हीं दिनों में मैं सवात में था, तो सवात के जितने भी इलाके हैं, मलम जब्बा, कालाम और गेबिन जब्बा, तो वहाँ लाइव स्नोफॉल, और बहुत दिन मुझे भी याद आते हैं, तो बड़ा एक होता है यार कि चलो इंशाल्लाह कभी हम भी जाएंगे वापस, और दोबारा जो है अपना मुल्क घूमेंगे। तो खैर टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। तो मैंने जो है ना इस तरह काम का आगाज़ किया, और फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए। अभी जो मेरे साथ एक मिसहैप हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी, और मैंने जैसा कि बताया कि आपको मेरे वालिद साहब नहीं थे, तो मैंने शुरू से खुद ही मेहनत की, और करते-करते मतलब कुछ पैसे इसी काम से, गाड़ियों के काम से अपने लिए 20-25 लाख मैंने जोड़ लिया। बाकी साथ जो कमाया वो फिर लगता भी किया घर पे, क्योंकि घर तक अखराजात थे, तो मैं इतने पैसे जोड़ सका। इन्हीं पैसों से मैं काम भी जो है ना मैं चला रहा था। बस गाड़ी ले लेता था, बेच देता था, तो यही मेरे पास कुल सरमाया था मेरा। तो ख़ैर हुआ ये कि लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, एक गाड़ी का ऐड लगा। मैं गाड़ी, क्योंकि 2-3-4 साल में मैं इतना ट्रेंड हो गया था इस काम में कि गाड़ी को चेक करना, गाड़ी के एयरबैग्स, एक्सीडेंट, पेंट, मतलब देख के मैं पहचानता था कि यार ये पीस गाड़ी का रिपेंटेड है, ये पीस जो है ना गाड़ी का जेन्युइन है, दूर से देख के पहचान लेता था। मतलब इतना एक एक्सपीरियंस हो गया था, इंजन को कैसे चेक करना है, और मतलब सस्पेंशन, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी इंसान सीखता है, क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गुज़रता है, ये कभी भी इंसान जो है ना ऐसा नहीं कि मुकम्मल सीख जाए, इंसान सीखता रहता है। खैर गाड़ी देखी जाकर, ऑल्टो गाड़ी थी एक जापानी, एक बंदे ने ऐड लगाया अब लाहौर में, वापडा ऑफ़िस में, तो उसने वहीं बुलाया, जाके देखी गाड़ी, गाड़ी चेक की, गाड़ी ओरिजिनल थी, जेन्युइन पेंट की थी सारी, और रेट की बात हो गई उसके साथ। फिर उसके घर से लेके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसके डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल थे। फ़ॉल्ट कहाँ पर आया, उसने मुझे कहा कि गाड़ी जो है मेरी खाला के बेटे के नाम पर है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा बायोमेट्रिक, क्योंकि लाहौर में बायोमेट्रिक होती थी इन दिनों, अंगूठे से गाड़ी ट्रांसफ़र होती थी, अंगूठा लगता था। तो मैंने कहा बायोमेट्रिक, उसने कहा बायोमेट्रिक आप जब कहोगे आपको मिल जाएगी। तो मैंने उसका एहतियातन एक रसीद भी प्रॉपर बना ली, उसका वीडियो बयान भी बना लिया। मैंने इसको कहा कि भाई ये देखें कि जी मैंने इनसे गाड़ी ख़रीदी है, और इनको इतने पैसे अदा किए हैं, और जी ये मुझे बायोमेट्रिक देने के पाबंद है। उसने कहा ठीक है जी, आप जब बायोमेट्रिक मांगेंगे मैं आपको 1 दिन बायोमेट्रिक देने का पाबंद हूँ। तो बस तसल्ली होगी, गाड़ी ख़रीद ली, बंदा सरकारी मुलाज़िम था। उसने कहा मैं सरकारी मुलाज़िम हूँ, आप बेफ़िक्र रहें, आपको कोई मैं आपको गलत चीज़ नहीं बेचूँगा, और आप तसल्ली से। बाकी हमने अपनी तसल्ली, गाड़ी चेक कर ली थी, डॉक्यूमेंट्स, बस बायोमेट्रिक का था कि बायोमेट्रिक का उसने हमें मतलब वीडियो बयान में भी कह दिया। तो ख़ैर वो बंदा गाड़ियों का काम भी करता था, तो मैंने बस एतमाद करके गाड़ी ले ली, बायोमेट्रिक का एतमाद करके।
बाकी गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए थे। तो गाड़ी लेके घर आ गया। गाड़ी मैंने 2-4 दिन लगा के इस तरह सेट की, उसको कुछ चीज़ पीछे से रिपेंटेड की। गाड़ी बड़ी बुरी हालत थी, उसकी डिग्गी में डेंट थे काफ़ी ज़्यादा, वो ठीक करवा के गाड़ी मैंने सेल आउट कर दी। सियालकोट से बंदे आए लेके गाड़ी, उन्होंने बायोमेट्रिक का, अच्छा जिस बंदे से खरीदी मुझे खुद कहता है बायोमेट्रिक आप ले लें। मैंने कहा ठीक है बायोमेट्रिक दे दें। जिसको मैंने बेची थी उसको मैंने कहा भाई आप अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आईडी मुझे भेजें, मैं आपको बायोमेट्रिक देता हूँ। तो ठीक है जी, अब बायोमेट्रिक मैंने उसको क्लिक आके आप दे दें। तो ये मुझे 15-20 दिन 25 दिन तक बायोमेट्रिक नहीं दे सका। लटकाता रहा कि बंदा जो है ना वो दुबई जो है ना वो चला गया, और अब आपको वो एम्बेसी से आपको जो है ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेगा और ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा ठीक है। 20-25 दिन बाद मेरे दिमाग में बात है कि यार मुझे इस बात में कुछ जो है ना बंदे की सदाकत नहीं लगती, झूठ बोलता है। मैंने अपने तौर पे थोड़ी-सी एफ़र्ट करके जिसके नाम गाड़ी थी उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और उसको कॉन्टैक्ट किया, उससे पूछा। उसने जब मुझे बात बताई तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि भाई आपको किसने गाड़ी बेची है? मैंने कहा जी फलाँ बंदे ने। उसने कहा वो बंदे ने आपको धोखे से गाड़ी बेची है, ये गाड़ी मेरे नाम पे है। उसने मुझे बताकर नई गाड़ी बेची, डॉक्यूमेंट्स मेरे से धोखे से माँग कर लेकर गया और गाड़ी डॉक्यूमेंट्स आपको आगे सेल कर दिए, और गाड़ी के ऊपर पहले से 2 एफ़आईआरें भी दर्ज हैं। तो लिहाजा जिससे गाड़ी लिया उसको गाड़ी वापस करे और अपनी पेमेंट ले। आपको बायोमेट्रिक गाड़ी की नहीं मिलेगी, और मैं तो लाहौर में ही हूँ। ये बात उस बंदे ने मुझे की, मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। तो कि मेरे पास तो मतलब कुल्लम कुल सरमाया था ये, तो बहुत परेशान हुआ। ख़ैर बंदे के पीछे भागना स्टार्ट किया जिससे ख़रीदी थी। तो बड़े जरगे उसके घर जाना, 1 दफ़ा 2 दफ़ा बाहर नहीं निकलता था, मिलता नहीं था। फिर वो जब मिला 2-3 बंदे और ले आया वो कि जी मैंने इससे ख़रीदी है, मैंने इससे ख़रीदी है। ख़ैर बहुत परेशानी देखी, बहुत बंदे के पीछे भागता रहा कि यार भई अपनी गाड़ी वापस करो, हमारी गाड़ी का मसला है। तो गाड़ी उसने मैंने तो गाड़ी मेरे पास असल में थी नहीं, गाड़ी आगे सियालकोट दी हुई थी। जिस बंदे को दी मैंने उसको भी बता दिया भई गाड़ी में थोड़ा-सा बायोमेट्रिक का मसला है, तो गाड़ी हमने वापस करनी है, तो मैं जब आपको कहूँगा आपने गाड़ी वापस लेके लाहौर आ जाना। उसने कहा ठीक है। ख़ैर गाड़ी का जो है ना मसला हमारा हल नहीं हो सका, उस बंदे ने वापस नहीं की। बस फिर ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ, उस बंदे ने मेरे घर के चक्कर काटना शुरू किए। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। उस बंदे ने मुझे जो है ना थ्रेट करना शुरू कर दिया। मैं परेशान था कि मैं इसको ये कैसे पेमेंट करूँ, गाड़ी ले लूँ, और ये गाड़ी मेरे से वापस नहीं ले रहा बंदा। ख़ैर ये इसी अस्थना में वक़्त गुज़रता गया। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह मैं उस बंदे के पीछे भागता रहा। पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटे, एप्लीकेशनें लिखी। बीच में एक दफ़ा वो राज़ी हो गया कि हाँ जी मैं आपको फ़लाँ डेट को पैसे दे दूँगा, गाड़ी थाने में बैठ के बात होगी। लेकिन जिस डेट पे बात हुई उस डेट से 1 दिन पहले फिर मुकर गया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं गाड़ी के वापस लेने के लिए। तो एट द एंड हुआ ये कि गाड़ी के ऊपर पहले से एफ़आईआरें थी। तो लाहौर में जिस थाने में एफ़आईआर थी वो पुलिस वहाँ गई और सियालकोट से उस बंदे से गाड़ी, वल्लाह आलम किस तरह ये मुझे नहीं पता। या तो ये बंदा खुद मिला हुआ था, इसने खुद गाड़ी वहाँ से जो है ना वो पुलिस को जो है ना पकड़वा दी जिससे मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि इसी को पता था गाड़ी सियालकोट बिकी हुई है, और एड्रेस भी एक्साइज़ में आ गया था। तो ख़ैर गाड़ी सियालकोट में जिस बंदे के पास थी उससे पकड़ी गई और पकड़ गई पुलिस जी, गाड़ी रिकवर करके लाहौर ले आई। उस बंदे ने जिसको मैंने बेची थी उसने मेरे पे 406 का एफ़आईआर दर्ज करवा दी सियालकोट में। मुझे नहीं पता था उस बात का कि भाई मेरे पे एफ़आईआर दर्ज होगी। रमज़ान का महीना 25वें 26वें रोज़े को, क्योंकि मैं इन दिनों जो है ना वो रमज़ान में वो तरावियाँ सुनाता हूँ कुरान पाक। तो मैं जब अपने घर से ऐसी आम रूटीन से 10 बजे सुबह उठा और 10 बाहर निकला तो पुलिस खड़ी थी, मुझे उन्होंने पकड़ा, सीधा सियालकोट ले गए, थाने में बंद कर दिया, जेल में। 2, 4, 5 दिन मैंने जेल काटी। फिर मैंने उस पार्टी के पूरे पैसे अदा किए जिसको मैंने गाड़ी बेची थी। तो 17-18 लाख रुपया उस बंदे को अदा किया, और सिर्फ़ बदले में गाड़ी की फ़ाइल वापस मिली। गाड़ी थी नहीं, गाड़ी तो पुलिस ले गई थी। वापस लाहौर आया, बड़ी भाग-दौड़ की, और बंदे पे एफ़आईआर देने के लिए बड़ी मशक्क़त उठाई, एफ़आईआर नहीं होती थी। फिर एफ़आईआर देने के लिए मैंने 1.5 लाख रुपया थाने में लगाया, ताकि मैंने कहा एफ़आईआर हो, ताकि मेरी इतनी बड़ी रकम है इसका कोई हल निकले। उसके बावजूद एफ़आईआर हुई और फिर भी एफ़आईआर नहीं होती थी। फिर डीएसपी के पास चक्कर लगाया, फिर एसपी साहब के पास पेश हुए, अपनी वालदा के साथ गया, उन्होंने सुनी बात। उन्होंने जी एफ़आईआर के ऑर्डर दिए, उन्होंने अपने सर से उतार के जो है ना ऐसी एफ़आईआर दी जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसमें मतलब आप एफ़आईआर हो के अब अगले जो है ना घंटे में वो जो है ना प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। 2-4 दिन बाद मुझे मैसेज आया रात के 3:30 बजे कि आपकी एफ़आईआर दर्ज हो गई है। मैं सुबह-सुबह थाने गया तो मुझे पता लगा कि भई उस बंदे ने रातों रात ही थाने में पैसे लगा के वल्लाह आलम किस तरह एफ़आईआर की कॉपी निकलवा के जो है ना प्री अरेस्ट बेल ले ली। फिर थाना जी बात चली गई कोर्ट कचहरी में। तो इसी तरह ये केस चलता रहा, 3-4 महीने मज़ीद चलता रहा। पुलिस अपनी जो है ना तफ्तीश करती रही, हमें भी बुलाती रही, कोर्ट में पेश होते रहे, पेशियों पे जी जज साहब।
एट द एंड ये कि 4 महीने की ज़लालत के बाद चक्कर काट काट के थानों के, क्योंकि मेरा घर ताजबाग था और गाड़ी मैंने ख़रीदी थी ग्रीन टाउन से, तो ग्रीन टाउन मेरे घर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर था। तो अब मसला ये था कि जहाँ वक़ूआ पेश आया उस थाने में केस दरख्वास्त देनी थी। तो अब वक़ूआ ज़ाहिर बात है उसके इलाके में था जहाँ वो रहता था, तो मुझे तकलीफ़ ये थी कि मुझे अपने घर से छूट के थाने जाना पड़ता था उसके इलाके में। ज़ाहिर बात है क्योंकि उसके इलाके में वक़ूआ पेश आया था, तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। जब वो थाने आता भी था तो उसका घर नज़दीक था, वो 2 मिनट में थाना, और मुझे थाने जाते-आते 1 घंटा लगता था बाइक पे। तो ख़ैर 3-4 माह बाइक के ऊपर इस तरह चक्कर लगाता रहा, कोर्ट कचहरी के लगातार चक्कर लगाता रहा। एट द एंड मेरे तकरीबन इस केस में तो 3.5-4 लाख रुपया, जिसमें वकीलों की फ़ीसें, इस थानेदार को जी पैसे दे दो, इस बंदे को 5,000, इस बंदे को 10,000 जी, मैंने ये किया मुझे 5,000 जी। पैसे के अलावा पुलिस स्टेशन में कोई काम नहीं होता, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, और फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है। पैसे लेके भी आप उनके पीछे-पीछे भागते हो कि भई बात सुन लो, मुझे मसले का हल बता दो। तो ये हालात थे। ख़ैर आखिर एट द एंड 4-5 महीने की पुलिस की तफ्तीश के बाद आखिरकार एट द एंड जी ये हुआ कि पुलिस ने अपनी फाइंडिंग में लिख के भेजा कि भई जी, ये बंदा जो है, ये बंदा मुलज़िम है जिसने गाड़ी बेची है, और इसने जिससे गाड़ी ख़रीदी है वो भी मुलज़िम है, ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मुलज़िम हैं, इन्होंने गलत गाड़ी जानबूझकर बेची, इनको पता था गाड़ी गलत है। तो ये फाइंडिंग लिख के उस बंदे ने जज साहब के सामने भेज दी। मैं भी पेश हो गया, वकील साहब भी पेश हो गए, मेरी वालिदा भी थी, वो मुलज़िम भी था और उसने जिससे ख़रीदी थी वो पार्टी भी मौजूद थी। दोनों बंदे आपस में जो है ना मिले हुए भी थे, और वहाँ बैठ के और कोर्ट में पेश करते थे कि भई वो अलहदा बंदा है, मैंने तो इससे ख़रीदी है, ये बंदा कसूरवार है, और ठीक है। तो लेकिन जब कोर्ट में आपस में बैठे तो आपस में गप्पे लगा रहे हैं, तो मुझे उससे अंदाज़ा कि भई ये दोनों आपस में ही मिले हैं, इन्होंने जानबूझकर जो है 2 नंबरी करके गाड़ी बेची है। ख़ैर हुआ ये कि जब जज साहब के सामने सारी बात हुई, मेरे वकील साहब ने बहस की, मेरी वालिदा थी, मैंने भी बात की कि भई ये 2 नंबरी इन्होंने की है, वाज़ेह तौर पे पुलिस ने भी लिख के भेज दी है। मेरे पास इनका प्रॉपर वीडियो बयान है, मैंने वो वीडियो बयान पुलिस को दिया, उसकी फोरेंसिक हुई। उसके बावजूद जज साहब ने, आप अंदाज़ा करें, अब पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कैसा है कि उसके बावजूद, पुलिस की फाइंडिंग होने के बावजूद, सारे सबूत होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद, जज साहब ने उस बंदे की बेल जो है वो कर दी कन्फर्म। उसके बाद आज़ाद हो गया। तो बस उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है ना वो टूटा, और बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ और तकलीफ़ हुई, क्योंकि पूरा 1 साल जो है ये नवंबर के महीने में ये बात है, नवंबर के महीने में ये फ़ैसला आया 17-18 तारीख को, जी जज साहब ने कहा कि जी बेल कन्फर्म कर दी बंदे की, और वो खुशी से आज़ाद। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार पूरा 1 साल मैं भागता रहा, जेल भी मैंने काटी, पैसे भी दिए, 17-18 लाख का नुकसान किया, 3-4 लाख ऊपर लगाया, 20-22 लाख रुपया, और 2-4 महीने बेरोज़गार अलहदा बैठा रहा, क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे दे दिए थे बंदे को गाड़ी के, तो मेरे पास पैसे नहीं थे गाड़ी लेने के लिए, तो मैं 3-4 महीने बैठा रहा फारिग। जो 2-4 लाख था वैसे घर के खर्चात थे, वो मैंने इस्तेमाल कर लिए पैसे। इस तरह आप देखेंगे जो मेरी 10-11 साल की जो मेहनत थी, जो मैंने मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया था, तो वो एक जो है झटके में एक बंदा जो है धोखा करके ले गया सब कुछ। इस फ़ैसले के बाद मैं बिल्कुल जो है आप जो है ना वो उस वक़्त आर्ज़ी तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ अपने पाकिस्तान के जो है अदालती निज़ाम से और पुलिस के महकमे से। और ज़ाहिर बात है जब बेल कन्फर्म होगी तो वो आज़ाद है, उसको किस चीज़ का डर नहीं है। और फिर वो 3-4 महीने बाद का टाइम होता है, फिर ट्रायल शुरू होते हैं, और फिर वो एक नई ज़लालत जो शुरू होगी फिर। तो मैं उस सब से बचने के लिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका था, तो मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं जो है बाहर जाने का फ़ैसला करूँ। तो मैं फिर इस फ़ैसले को लेने के बाद मैंने अपना वीज़े का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट किया, क्योंकि दुबई का वीज़ा ईज़िली मिल जाता है। तो वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है मैं यहाँ दुबई आ गया। तो अभी तकरीबन मुझे दुबई आए हुए भी 2 माह तकरीबन हो चुके हैं। तो अभी तक यहाँ पर भी कुछ जो है मेरा सेटअप अभी तक नहीं बन सका काम का, रोज़गार का। बेसिकली आपको सारी बात जो मैंने बताई, उसकी वजह ये है कि आप मतलब पाकिस्तान में रहते हैं या आप पाकिस्तान जा रहे हैं कहीं बाहर के मुल्क से। तो पाकिस्तान में आपको 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है। पहली चीज़ कि आपने पाकिस्तान में किसी बंदे के ऊपर भी एतमाद नहीं करना। जहाँ आपने किसी के ऊपर एतमाद किया, तो वहाँ आपको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ऐसा है, लेकिन एतमाद ये आपके अपने ऊपर है। जहाँ आपने एतमाद किया,
अगले बंदे का ईमान ख़राब हुआ तो आपका काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, आपने कोई चीज़ भी ख़रीदनी है, आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं, आप जायदाद ख़रीद रहे हैं, तो आपने अपने तौर पे उस चीज़ को पूरा वेरीफ़ाई करना है। उसके हर पॉइंट को आपने वेरीफ़ाई करना है। ये नहीं करना कि यार चलो बस ये चीज़ चेक कर ली तो ये ठीक ही होगा, बंदे पे एतमाद कर लिया, नहीं इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बेहतर हो जाएगा। नहीं, आपने अपनी चीज़ को, आपने अपने पॉइंट्स को भरपूर वेरीफ़ाई करना है अपने तौर पे, और फिर आपने जो है ना वो चीज़ परचेज़ करनी है। अगर आप ये सोचें कि यार हमने स्टाम्प कर ली है या हमने लिखत पढ़त कर ली है, ठीक है, या हमने कोई वीडियो बना लिया है बयान के तौर पे, तो वो आपकी कहीं काम नहीं आनी, ना आपकी पुलिस के दायरे में काम आनी है, ना आपकी अदालती निज़ाम में काम आनी है। पाकिस्तान का निज़ाम 2 नंबर लोगों के साथ है। उसकी वजह ये है कि 2 नंबर जो बंदा है वो ख़ुद भी पैसा लूटता है और पुलिस के महकमे को, अदालती महकमे को पैसा खिलाता है, तो वो निज़ाम इसलिए उनके साथ है। तो जो बंदा हक़ पर हो, सच पर हो, तो उसको इंसाफ़ बहुत मुश्किल है मिले। कोई शादर नादर आपको कोई ऐसा बंदा खुदा तरसी करने वाला मिल जाए पुलिस के महकमे में या अदालती निज़ाम में, जो आपको मतलब जो है इंसाफ़ दिला सके। ये थी आज की वीडियो, और ये थी मेरी एक जो है लाइफ़ जर्नी, जो मैंने आपको जो है इस आपके कीमती टाइम में आपको बताई है। होप यू गाइज़ आपको जो है ये पसंद आई होगी वीडियो, और आपके लिए जो है ये इन्फॉर्मेटिव भी होगी, और आपके लिए जो है हेल्पफुल भी साबित होगी पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में, कामों में। तो अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत अहम चीज़ है। नमाज के साथ अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है, तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिएगा। और बाकी भी जो नेक अमाल हैं उनकी पाबंदी करना वो हर मुसलमान के ऊपर जो है वो फ़र्ज़ है। इसके साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की जो दुआ चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो और आप ज़रूर ख़ुसूसी तौर पे मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और बाकी तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक सबको पाक, हलाल और आसान जो है रिज़्क़ के अल्लाह पाक रास्ते खोले सबके लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।